अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2021 एनएमडी कैट बायोलॉजी का सेशन जो है वो स्टार्ट है और आज जो है हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए उसके अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस एज वेल एज इट्स स्ट्रक्चर यानी कि हमारी बॉडी का या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी इन लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये एक्चुअली बनता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं और ये क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बड़े कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो जो है अल्टीमेटली इकट्ठे होकर हमारी डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ उनमें से हमें एनर्जी के लिए चाहिए होते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इसकी बेसिक जो टाइप्स अगर देखें, ये क्लासेस देखें तो हमारे पास अच्छा इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में नाम से पता चल रहा है कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है वो इंक्लूडेड होते हैं और इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये चारों जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे सेल के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हमें पता है कि वो क्या है, लिपोप्रोटीन इन नेचर है यानी कि उसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो ख़त्म किया है इट वाज बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने टोटली सिर्फ ग्लूकोज की बात की है कि ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। तो वो सारे प्रोसेसेस में जो ग्लूकोज होता है वो एक्चुअली क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारे जो है ना ये एसेंशियल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्योंकि ये उनका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। यानी कि ये इनडायरेक्टली जो है ना सब हमारी बॉडी में होने वाले सारे लाइफ के साथ रिलेटेड हैं, इसीलिए इसके साथ हम बायोलॉजिकल लिखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है सेल मैसेज के बारे में बात होगी यानी कि सेल मैस बनाता है। उसके अलावा क्या है, मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनिक मीनिंग दी कंटेनिंग कार्बन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन हो। ठीक है, इन एडिशन दे में कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अच्छा, ये जो है ना कार्बन बेसिक इसका मेन स्केलेटन बनाता है। ठीक है, जिसके साथ और मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन भी होती ही होती है। तो ये सब मिलके एक्चुअली ये डिफरेंट फोर टाइप्स बनाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स। और इसके साथ इन एडिशन जो है कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। इसके बारे में परसेंटेजेस आपकी बुक में मेंशन है, आप उसको भी देख लीजिए। Other elements play roles in the biological molecules, but carbon certainly qualifies as the foundation. इनके कार्बन क्या है, फाउंडेशन। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन स्केलेटन मेन स्ट्रक्चर बनाती है जिसके साथ जो है बाकी कंपाउंड्स अटैच होके एक मॉलिक्यूल को कंप्लीट बना देते हैं। अब ये कार्बन जो है ना इसकी ये इतना इम्पोर्टेंट रोल यानी कि पूरी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, पूरी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इतने इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और सभी सब कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन में ऐसी क्या बात है कि वो ये इतना बड़ा जो है काम सर अंजाम दे रहे हैं? ये एक्चुअली इसमें ये क्वालिटी है कि वो जो बॉन्ड बनाती है ना, एक्चुअली ये टेट्रावेलेंट है। क्या है, टेट्रावेलेंट। यानी कि ये फोर बॉन्ड्स बनाती है, ये फोर बॉन्ड्स बनाती है। ठीक है, तो ये इसके मेन इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये जो फोर कोवलेंट बॉन्ड बनाती है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे फोर बॉन्ड्स बने होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके साथ जो है डिफरेंट साइड्स पे जो है आके एटम्स अटैच होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मीथेन का स्ट्रक्चर।
ये देखें, ठीक है, ये जो है ये सेंटर कार्बन है, साथ एक हाइड्रोजन है, फिर एक और हाइड्रोजन है, और इस तरह 4 हाइड्रोजन यानी कि CH4 जो है जब वो बनता है तो ये क्या हो जाता है, ये एक कंप्लीट मीथेन का मॉलिक्यूल बन जाता है और इसके साथ यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये मेन जो है एक यूनिट बन जाता है इस तरह के मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे एच की जगह कुछ और भी लग सकता है, तो फिर क्या होगा, इसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, और फिर यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल का जो है फंक्शन भी चेंज हो जाता है और स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये जैसे आपको चेन की फॉर्म में नजर आ रही है। अब सेंटर में देखिए ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं जैसे बैकबोन, ठीक है, और डिफरेंट साइड्स पे जो है डिफरेंट एटम्स जो है वो अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप जो हैं, कार्बोनाइल, साथ में अमाइड ग्रुप्स, ठीक है, ये सब अटैच हैं। और ये जो है ना ये हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, ये हमें कार्बन ये हमें रिंग फॉर्म में भी नजर आएंगे और ये हमें लीनियर फॉर्म में भी नजर आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी खूबी है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस तरह से इकट्ठे जुड़ के जो है रिंग की स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। यानी कि मोस्टली अगर हम देखें कि अगर लिक्विडी या फिर वाटरी एनवायरनमेंट है, एक्वियस एनवायरनमेंट है, तो क्या होगा कि ये मोस्टली जो है रिंग की फॉर्म में हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। अब क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई दी है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कैसे अटैच होता है। ग्लूकोज अपने आप में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। जब इस तरह से कितने कार्बन है, अच्छा इसमें 6 कार्बन होते हैं, याद रखना है ग्लूकोज में। ठीक है, इसको हेक्सोसिस भी हम कह सकते हैं। हेक्सोसिस मीन्स जिसमें 6 कार्बन एटम। और फ्रुक्टोज में भी एक्चुअली 6 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाते हैं। और यहाँ पे आप लोग को एक्चुअली पॉइंट इज दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, जब दो इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे होती है कंडेंसेशन, या फिर इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पे आपको जो रेड से नजर आ रहा है, इसका OH और इसका H जो है ये क्या होगा, मिलके आपस में H2O बना देंगे, और पीछे जो ये O बॉन्ड O ऑक्सीजन है, ये इनके बीच में लिंक बना देंगे और इस लिंक को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो ये आपस में मिलके सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये छोटे यानी कि जिनका एटॉमिक मास इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलेक्यूल्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है और ये लार्जर होते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो मैंने पहले ही बताया था, मैक्रोमोलेक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल रेपिटेटिव माइक्रोमोलेक्यूल्स। और ये कैसे बने हैं, ये एक्चुअली माइक्रोमोलेक्यूल से मिलके बने हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए, मोनोसेकेराइड्स आ गए, फैटी एसिड्स आ गए और ग्लिसरॉल आ गया। ठीक है, अदर इनऑर्गेनिक एसेंशियल माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है, मिनरल्स आता है और वाटर आता है। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन एसेंशियल ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए वाटर जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। अगर
पानी ना होता तो शायद जो है इस तरह से लाइफ एग्जिस्ट ना करती है अर्थ पे। अल्लाह the Almighty has created all living things from the water. The bodies of the living organisms contain 70 to 90% of water. ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में 70 to 90% वाटर होता है। और ये क्या है, अगर आप सेल की बात करें तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है एक्चुअली वो भी उसमें मैक्सिमम अमाउंट वाटर की होती है। इसीलिए क्या है कि अगर उसमें वाटर ही ना हो तो एक्चुअली एक सेल अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सेल से मिलके बनने वाली चीजें यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट ना कर पाते। Because of the immense importance of water is present in the sufficient amount in most of the places on earth। ठीक है, इसलिए हमें पानी के अल्लाह की तरफ से जो है काफी जगह पे पानी हमें मैसर है इस अर्थ पे, जिसको हम यूज करते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ें तो हमें पता चलता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर सो designed that they are absolutely important for the vital process of the life। एक्चुअली क्या है इसमें ये इतना ज्यादा एसेंशियल है, क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटीज भी वैसी हैं। हम आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। पोलर नेचर ऑफ वाटर, एक्चुअली इसको जो है ना हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं और इसकी सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी भी एक्चुअली इसकी पोलर नेचर से मिलती है की वजह से। व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, आपको पता होना चाहिए वाटर क्या है। पोलर मॉलिक्यूल है द ऑक्सीजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बियरिंग अ पार्शियल H2O है। ठीक है, इसमें ये पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव पोल, एक तरफ पॉजिटिव पोल। अगर दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखें कि एक और वाटर मॉलिक्यूल है जो इसके साथ प्रेजेंट है, उसके भी इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जो इसकी ये सब जो क्वालिटीज हैं या इस फीचर्स के जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से है? इन पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। Hydrogen bonds are much weaker than the covalent bond, but they still cause water molecules to remain attached। ऐसे क्या होता है अगर इसका हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो कोवलेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। ये भी वाटर है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इससे अलग नहीं होगा, ये साथ इसके रहेगा, जिसकी और ये रहेगा क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो तकरीबन इसमें सब के सब जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, दिस फैसिलिटेट्स केमिकल रिएक्शन both inside and outside of the living cell. Water supplies the medium for most chemical responses in the cells। हमने पहली बात की कि प्रोटोप्लाज्म में क्या है, वाटर है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी और सेल्स के अंदर ही सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ये क्या है, एक एक्विस मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्शंस अच्छे से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, cohesive and adhesive force of water, the water molecules remain attached together। हम लोगों ने बात की कि एक दूसरे के साथ attached रहते हैं because of hydrogen bonding and do not separate because of hydrogen bonding। This develops cohesive force among them and therefore water flows freely without breaking। अगर आप एक ग्लास लें और उसमें से पानी को नीचे गिराएं तो पानी एक साथ ही आएगा, कतरा कतरा करके। कतरा के एक मॉलिक्यूल अलग अलग करके तो नहीं गिरेगा, मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है हमें नजर भी नहीं आता, लेकिन वो अलग अलग होके नहीं गिरेगा, वो इकट्ठा ही गिरता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसकी हाई स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करें तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि ये वो हीट है, ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। यानी कि अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, उसको अगर मैंने 1 डिग्री जो है वो हाई करना है उसका टेम्परेचर, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, और जो एनर्जी इसको रिक्वायर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो इसलिए ज़्यादा होती है
तो फिर क्या होता है कि जल्दी से अपना टेम्परेचर जो है वो लूज नहीं करता। आप आगे देखेंगे, इट मीन्स द वाटर एब्जॉर्ब्स एज रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट एनर्जी विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो इतनी जल्दी जो है हीट अप नहीं हो जाता। उसको एक लेवल तक इतना ज्यादा हीट होने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। दिस इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस एंड फॉल्स मोर स्लोली। इसके फॉल और डाउन जो है स्लोली होता है। ठीक हो गया। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए बाकी लिक्विड से, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन बॉडी एंड मेंटल टेम्परेचर। अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में हमें पता चला है कि एक सेल में प्रोटोप्लाज्म है, उसमें वाटर ही वाटर है, हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर है। अगर अगर वाटर इतनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर तो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता। जरा सा धूप में जाने से हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता और हमारी सारा निज़ाम जो है बॉडी का वो खराब हो जाता। इसलिए क्या है, अगर ये इसकी हाई स्पेसिफिक हीट जो है ना, ये क्या है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर हैज also has a high heat of vaporization. The heat of vaporization help animal and plants to get rid of excess body heat during sweating and transpiration respectively. हमें पता है कि plants क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, यानी कि वाटर जो है ऊपर जाता है। और जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा हीट होती है या ड्राई एनवायरनमेंट होता है तो क्या होता है कि वो ऊपर से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है ना, वो वाटर जो है रिलीज होता रहता है। इस तरह हमारी बॉडी में भी जब हमारी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट ज़्यादा जो है वो रिलीज करती है, तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है या स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ना आपकी बॉडी पे आते हैं। और फिर क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट की ड्राइनेस और हीट है ना, वो जो है उन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉर्म ऑफ वेपर जो है ना, वो एनवायरनमेंट में ले जाती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर एज अ रिजल्ट क्या होता है, कम हो जाता है। आगे हम लोगों ने स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से आपको पता चल रहा है हाइड्रेटेड कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर H2O एज इट इज प्रेजेंट होता है। एज इट इज का मतलब ये है जैसे वाटर में 2:1 होती है, बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोकार्बन में होती है विद कार्बन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला नजर आ रहा है CnH2ON, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल इसी रेशियो में है और साथ में कार्बन अटैच है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द सिंपल शुगर्स व्हिच मेड अप ऑफ सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एंड वाटर। लेकिन क्या है कि ये फॉर्मूला जो है ना सिर्फ सिंपल शुगर्स के लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल शुगर्स में तो ऐसे होता है वाटर, लेकिन अगर हम बाकी बड़े मॉलिक्यूल्स में बात करें ना, जैसे डाइसेक्राइड हो गया, आगे पॉलीसेक्राइड आप पढ़ेंगे, उसमें जो है ना मोनोसेक्राइड्स वो जुट जुट के जो है ना बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन वो जुड़ते कैसे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। वाटर रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना वो जारी बात है रिलीज हो रहे हैं, यानी कि उनकी परसेंटेज, उनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है और कार्बन की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए फिर ये फॉर्मूला होता है, यानी कि कार्बन की और वाटर की और। ठीक है ना, वाटर जो है उसका नंबर और हो सकता है और कार्बन का और हो सकता है, जबकि यहाँ पे सेम है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हैं आप, रोटी चावल जो भी खा रहे हैं ना, ये सारे जितनी शुगर्स हैं, जितनी फ्रूट शुगर्स हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लूकोज आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेन एनर्जी सोर्स है जिसकी हमारी बॉडीज में ब्रेकडाउन होती है और एटीपी हमें इससे मिलता है जो कि एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टोरेज कंपाउंड भी है, यानी कि स्टोरेज प्रोडक्ट है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होती है तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। हमें पता है प्लांट सेल वॉल किससे मिलके बनती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, और ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और तमाम प्लांट्स की सेल वॉल होती ही होती है, एनिमल्स में नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में होती है और वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड मीन जिसमें यानी कि एक ही
एक मॉलिक्यूल है, यानी कि आप कह सकते हैं एक कंपाउंड है, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स, मोनो मीन वन, सेकेराइड मीन स्वीट, ठीक है, आर सिंपल शुगर, ठीक है, और इनका क्या है, स्वीट होता है टेस्ट में। मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज ग्लूकोज, और इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। इन मोनोसेकेराइड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 3 to 6, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन नंबर्स की बात की गई है कि एक मोनोसेकेराइड में ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 जो है ना वो कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक मोनोसेकेराइड का, और ये जो है मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरह से मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये हमें रिंग्स में भी मिलते हैं, यानी कि अगर 6 होंगे, 5 होंगे तो वो रिंग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है 3 जो है वो रिंग नहीं बना सकेगा। मोस्ट मोनोसेकेराइड्स सेकेराइड्स नेम्स एंड विद सुफिक्स ओस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ग्लूकोज को हेक्सोसिस भी कह सकते हैं, तो ये जो है ना ओस, ये इसका सुफिक्स है, यानी कि इनकी वो नेम्स के एंड पे आता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द शुगर दे मे बी नोन एज ट्राइओसिस। अगर 3 है तो ट्राइओसिस कह देंगे, यानी कि 3 कार्बन एटम है, यानी कि ये क्या है, ये मैंने एक ट्राइओस बनाया है। ट्राइओसिस, पेंटोसिस अगर 5 हैं, हेक्सोसिस अगर 6 हैं, ठीक हो गया। मोनोसेकेराइड में एग्जिस्ट एज अ लीनियर चेन और रिंग शेप मॉलिक्यूल्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। दे आर यूजुअली फाउंड इन रिंग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन फॉर्म में वाटर के साथ ये रिंग फॉर्म में ज्यादातर मिलते हैं, और अदरवाइज ये चेन फॉर्म में हमें मिलते हैं। इफ द शुगर हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर सी CHO, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट कार्बन के साथ CHO है, ठीक है, तो ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे एक और ग्रुप है इसका फंक्शनल कीटो ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर दिस, यानी कि एक साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड O है और दूसरी साइड पे कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप। तो दो फॉर्म से एल्डो शुगर होती है या कीटो शुगर होती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन इन द शुगर। दे आल्सो मे बी नोन एज ट्रायोसिस। इसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये है जनाब एल्डोज, ये है कीटोस, ठीक है। 3 कार्बन है, यानी कि ट्रायोसिस है ये, और ये एक्चुअली इसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप बता रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन एक तरफ H है, एक तरफ O है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे CHO, ठीक है। तो ये CHO बना हुआ है, तो ये कौन सी शुगर हुई, ये एल्डोज। आपने याद रखना है, एक साइड पे उसकी H होगा, एक साइड पे O होगा, तो ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको हम एल्डोज कहते हैं। और कीटो को देख लेते हैं। कीटो में क्या होता है कि एक तरफ O लगा है और दूसरी तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है। अगर इसके इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन होता तो ये क्या होती, तो ये एल्डो शुगर होती। लेकिन इस तरफ भी कार्बन है, तो इसलिए ये क्या है, ये कीटो है, कीटो शुगर है, ठीक हो गया। अब हम इसकी मेन एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये ट्रायोसिस है, ये पेंटोसिस है, ये हेक्सोसिस है, यानी कि ग्लूकोज है, ये राइबोस है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्लिसरल्डिहाइड, अब देखें इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इस वजह से इसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। 3 कार्बन होंगे, साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर राइबोस है तो इसमें कितने होंगे, 5 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये राइबोस है। और ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे भी एल्डी, अच्छा याद रखना है फिर आपने कि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या है, एक एल्डो शुगर है। और इसको हेक्सोसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। एग्जाम्पल यहाँ पे फिर डिटेल से पढ़ लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12 एंड O6। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का। In most living species, glucose is an important source of energy. हमें पता है कि important source of energy है। During cellular respiration हमें पता है एक cellular respiration होती है, सेल में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमें different processes के थ्रू क्या मिलती है, ATP मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है।
प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और वाटर यूज होता है और क्या बन जाता है हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, जो कि प्लांट स्टोर कर लेते हैं। और फिर क्या होता है ग्लूकोज को अगर ज्यादा ग्लूकोज बन जाए तो उसको इकट्ठा करके यानी कि उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे और ये स्टार्च की फॉर्म में आ जाता है और इनका स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है प्लांट में स्टार्च है। ठीक है, लेकिन स्टार्च एक मोनोसेकेराइड नहीं है, आपने याद रखना है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है। गिलेक्टोज, ठीक है, गिलेक्टोज क्या है, पार्ट ऑफ लेक्टोज और मिल्क शुगर। जो दूध आप पीते हैं उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है और वो किससे आती है, वो गिलेक्टोज से आती है। मैंने आपको पहले बताया था मोनोसेकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फ्रुक्टोज कहाँ मिलती है, फ्रूट में। अगर आप कोई फ्रूट खाएं उसकी जो स्वीटनेस होती है वो स्वीटनेस आती है बिकॉज ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, जो कि एक मोनोसेकेराइड्स है। ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स है मोनोसेकेराइड की। although glucose, galactose and fructose all have the same chemical formula, they differ structurally and chemically and are known as isomers। अच्छा, इन तीनों में जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज, हमने जिसकी बात की तो सबका जो है केमिकल फॉर्मूला सेम है, यानी कि C6H12 एंड O6। ठीक है, सबका यही फॉर्मूला है। लेकिन जब इनको देखें तो इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके बॉन्ड्स जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो केमिकली तो सेम है केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज की बात करें तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप इधर प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे। ग्लैक्टोज की बात करें तो यहाँ पे इसका जो कार्बन नंबर 3 है इसका OH इधर होने के बजाय इधर है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 की नहीं, कार्बन नंबर 3 सेम है कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, इसका OH इधर आ गया जबकि इसका OH इस साइड पे है, इसका राइट पे है, इसका लेफ्ट पे। फिर चेंज आ गया स्ट्रक्चर में, इसलिए बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्ट्रक्चर हमने इसको ग्लैक्टोज कहा। और जाहिर बात है स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा इसमें डिफरेंस भी आ जाता है। ग्लैक्टोज जो मिल्क में होता है, ग्लूकोज हमें वैसे मिलता है, प्लांट में सिंथेसाइज होता है। और फ्रुक्टोज देख लेते हैं। अच्छा, फ्रुक्टोज का यहाँ पे आ गया। अब आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था यहाँ पे आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कौन सी एल्डो शुगर है कौन सी कीटो शुगर है। इसका अगर आप देखें तो इस कार्बन के इधर O है और दोनों साइड पे कार्बन है, H नहीं है, तो ये है कीटो शुगर। ठीक है, आपने याद रखना है फ्रुक्टोज कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है, जबकि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज एल्डोज हैं, यानी कि एल्डो शुगर है। अब डाइसेक्राइड की बात करते हैं। जब डाइसेक्राइड एक्चुअली दो को कहते हैं डाई, ठीक है, और डाइसेक्राइड पहले हम लोगों ने पढ़ लिया स्वीट को कहते हैं। जब दो जो है मिलती हैं मोनोसेक्राइड तो क्या होता है, डीहाइड्रेशन होती है या कंडेंसेशन आप कह सकते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रुक्टोज। आपको पता है ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है। इसका HO और इसका OH क्या होगा कि यहाँ से एक तरफ से आ जाएगा OH और एक तरफ से आ जाएगा H। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, H2O बन गया यहाँ पे हमारे पास। और बीच में जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों को अटैच कर देगी और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है और हमारे पास सुक्रोज बन गया है। और सुक्रोज क्या है, ये भी इसकी कॉमन एग्जांपल है डाइसेक्राइड की। आपको पता होना चाहिए इनकी एग्जांपल्स के बारे में भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। ठीक है, ये और ये भी पूछा सकता है कि कौन सी शुगर कहाँ होती है, जैसे मैंने पहले बताया था एग्जांपल्स में कि गिलेक्टोज मिल्क में होती है, उसको लैक्टोज भी कहते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज कहाँ होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल होगी इसकी, तो सुक्रोज एक्चुअली टेबल शुगर है। मैं आपको बता दूं जो हमारे घरों में चीनी पड़ी होती है व्हाइट शुगर, वो एक्चुअली सुक्रोज होती है। ठीक है, एक डायसेक्राइड होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मोनोसेक्राइड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी आपने याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डाइसैकेराइड के। डिपेंडिंग ऑन द मोनोसैकेराइड कॉन्स्टिट्यूट डाइसैकेराइड शो अ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमें ये प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं कि क्रिस्टलाइन होते हैं। अभी मैंने आपको सुक्रोज की एग्जांपल दी तो आपने जो शुगर देखी होगी वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो आपने उससे भी माइंड में रखना है, याद रखना है कि क्रिस्टलाइन होते हैं, समटाइम्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो ज्यादा इजीली वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये जो है ये भी सॉल्युबल में ही आते हैं, लेकिन समटाइम्स, ठीक हो गया। समटाइम्स स्वीट टेस्टिंग एंड स्टिकी फीलिंग, ये जो है कुछ मीठे होते हैं, कुछ नहीं भी इतना मीठे होते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड मीठे ही होते हैं, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स में लैक्टोज है, माल्टोज है एंड सुक्रोज है। अच्छा, ये जो लैक्टोज है ना, यहाँ पे मैंने लैक्टोज बताया था, एक्चुअली पार्ट ऑफ लैक्टोज है, यानी कि जो लैक्टोज बनता है ना, जो कि डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है, आपने याद रखना। लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है, जबकि मिलके बनती है ग्लैक्टोज से। मोनोसैकेराइड है ग्लैक्टोज, जब मिलती है दो मोनोसैकेराइड तो वो फिर लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क शुगर है। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है। किससे मिलके बनती है? अच्छा, ये चीजें आपने याद रखनी है, कौन सी चीज किससे मिलके बनती है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बनती है। इट इज फाउंड नेचुरली इन द मिल्क। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज माल्ट शुगर को कहते हैं, या इसको ग्रेन शुगर कहते हैं। ग्रेन्स आप देखेंगे जैसे जौ होता है, आपने माल्ट ड्रिंक्स मिलती है, ठीक है, वो जौ से निकाली जाती हैं, और वो जो है उसके अंदर जो शुगर होती है, स्वीट टेस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज माल्ट शुगर या माल्टोज, ठीक है। इस अ डाइसैकेराइड, ये भी एक डाइसैकेराइड है, फॉर्म फ्रॉम अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा, माल्टोज कैसे बनती है? दो ग्लूकोज से, ठीक है। और द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, मैंने पहले बताया था टेबल शुगर का। और ये कैसे बनती है? ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनती है मिलके। अब इसके बाद हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं। ओलिगो कहते हैं फ्यू को, ठीक है, और ये इसको इसमें एक्चुअली आते हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है। जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है ना, तो मैक्सिमम 10 तक बनेंगे इसके सब यूनिट्स मोनोमर्स। और या अगर 2 होते हैं तो हम उसको डाइसैकेराइड के देते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो सारे ओलिगोसैकेराइड की डिवीजन या क्लासिफिकेशन में आते हैं। The unit of monomers are bonded together by glycosidic bond, और इसमें भी glycosidic bond से जो है monomers जो हैं इनके monosaccharides जुड़े होते हैं। Oligosaccharide which consists of two monosaccharide joined together by covalent bond are called, अच्छा जैसे मैंने पहले बताया, अगर दो होंगे तो फिर अगर दो मोनोमर्स हैं तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, यानी कि ज्यादा। A long chain of monosaccharide linked by covalent bond is known as polysaccharide। ओलिगो में चंद होते हैं, यानी कि 10 तक होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स में बहुत ज्यादा होते हैं, लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, ठीक है। द चेन्स में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेस भी होती हैं और अनब्रांच्ड भी होती है। इट मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अब एक चेन है, उसमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, साथ ग्लैक्टोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। मैंने आपको बताया था प्लांट्स में जो स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, स्टोरेज कंपाउंड होता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन किसमें होता है? ये स्टोरेज कंपाउंड है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और सेलुलोज, सेलुलोज क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। काइटिन भी सेल वॉल में होता है। और ये सब के सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। टेस्टलेस होते हैं, ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते पॉलीसेकेराइड। स्पेरिंग इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये सॉल्युबल भी नहीं होते, बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है इनकी वाटर में। अब इनके एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च के बारे में। सबसे पहले स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पे ना स्टार्च की दो फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज हैं, दोनों में ग्लूकोज रहता है। पॉलीमर का मतलब कि जो मोनोमर्स हैं, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड मिलके लंबी चेन बना देते हैं, ठीक है, इसको हम पॉलीमर कह देते हैं। और किसके पॉलीमर है? ग्लूकोज के, यानी कि ग्लूकोज जुड़ा हुआ है और लंबी चेन्स बना रहे हैं, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है।
इसलिए ये जो है ना अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन हो सकते हैं। प्लांट आर एबल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड। आपको बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनते हैं, जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो प्लांट स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्टोरेज जो है वो माइलोज या माइलोपेक्टिन यानी कि स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है। रूट्स में भी आपको पता है कुछ रूट्स होती हैं जिन्हें हम एज अ फूड भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टर्निप्स हो गए तो उनके अंदर क्या होता है कि ये रूट्स में भी स्टार्च प्रेजेंट होती है, सीड्स में भी प्रेजेंट होती है। The starch that is consumed by animals is broken down into smaller molecules such as glucose। जब हम इन वेजिटेबल्स को खाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्च होती है, जैसे कि पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है, जब उसको खाते हैं तो ठीक है, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी आती है जिसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है और एटीपी रिलीज हो जाता है उससे, ठीक है। अमाइलोज क्या है, अमाइलो और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस है दोनों ग्लूकोज से बने, लेकिन डिफरेंट क्या है, अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन होती है, ठीक है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है अमाइलोज, जबकि इनसॉल्युबल है वाटर में अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब ग्लाइकोजन की बात करें, इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में क्या है, स्टोरेज कंपाउंड जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है और मिलके ये भी ग्लूकोज से ही बना है। Glycogen is the animal equivalent of starch and is highly branched molecule usually stored in the liver and muscles। आपको याद रखना है कि ये highly branched होता है ग्लाइकोजन, और कौन से ऑर्गन्स में ये होता है स्टोर, लिवर में और मसल्स में, ठीक है। मसल और लिवर में जो है ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स में। Whenever glucose level decrease, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर हुआ होता है वहाँ से निकलता है, ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी और उससे ऑब्टेन की जाती है। अगर इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा जाए तो इट विल गिव रेड कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ये रेड कलर देते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, नोन एज एनिमल स्टार्च। ये बात आपने याद रखनी है, स्टार्च का नाम सुन के आपने ये नहीं समझना कि ये प्लांट्स की ही बात हो रही है, अगर उसके साथ एनिमल स्टार्च लगा है तो मतलब वो ग्लाइकोजन की बात हो रही है, ठीक है। whenever blood glucose level decreases, तो ये हम लोगों ने बात कर चुके हैं। अच्छा, ये जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन एक्चुअली जब होती है ना इन ग्लूकोज, ग्लूकोज की जब होती है तो हम उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, जब लेकिन ग्लाइकोजन की जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेलुलोज की बात करते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल की, इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल बायोपॉलीमर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, मोस्टली मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज व्हिच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल वॉल। हमें पता है प्लांट्स में रिजिडिटी क्यों होती है, प्लांट्स में रिजिडिटी उनकी सेल वॉल की वजह से होती है, और सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो एक्चुअली सेलुलोज ही उसको जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती है। वुड एंड पेपर आर मोस्टली सेलुलोज इन नेचर, ठीक है। जो हम पेपर यूज करते हैं एक्चुअली वो प्लांट से आता है, और जो वुड सारी बात है वुड भी प्लांट से आती है, और ये सब जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लांट से आता है तो ये स्टार्च होगी, स्टार्च एक्चुअली एनर्जी यूज करने वाला कंपाउंड होता है जिसको स्टोर करता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शंस के लिए वो सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, अच्छा ये भी ग्लूकोज से ही मिलके बन रहा है। दे आर लिंक्ड बाय द बॉन्ड्स बिटवीन पर्टिकुलर कार्बन एटम्स इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, गिव्स नो कलर विद आयोडीन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उसको याद रखना है आप लोगों ने। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अबाउट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, सेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, सारी क्लासेस लें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर नोट्स एंड फॉर एमसीक्यूज और तमाम क्लासेस के लिए, तो आप जो है हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वीडियो के
साथ उसके अंदर आपके पास नंबर गिवन होगा, उस पे आप कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।